नमस्कार। ब्लैक होल पर आधारित इस एडवांस्ड फिजिक्स एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम भौतिकी के सबसे रहस्यमय और दिलचस्प विषयों में से एक की गहराई में उतरने वाले हैं। हम ब्लैक होल के एकदम शुद्ध गणितीय सिद्धांत से लेकर उनकी बेहद अराजक और हिंसक भौतिक वास्तविकता के बीच के फासले को समझेंगे। ये सिर्फ अंतरिक्ष के खाली गड्ढे नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये वो बिंदु हैं जहां गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ की सबसे कठिन परीक्षा होती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। पहले नो हेयर थ्योरम, उसके बाद ब्लैक होल के 3 मुख्य पैरामीटर, फिर अक्रीशन के जरिए होने वाला उनका विकास और आखिर में ब्रह्मांडीय टकराव। तो चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं, नो हेयर थ्योरम। नो हेयर थ्योरम सच में एक अकल्पनीय रूप से जटिल प्रक्रिया को अत्यधिक सरलता में बदल देता है। ये कल्पना करना भी हैरान करने वाला है कि जब कोई विशाल तारा अपने जीवन के अंत में ढहता है तो उस तारे की पूरी संरचना, उसका रासायनिक निर्माण, उसकी सारी जटिलताएं, सब कुछ नष्ट हो जाता है। नो हेयर थ्योरम हमें ये बताता है कि निर्माण के बाद जब ये ब्लैक होल एक स्थिर स्थिति में आ जाता है तो इसकी सारी पुरानी पहचान पूरी तरह खो जाती है। ये पूरी तरह से फीचरलेस यानी विशेषता रहित हो जाता है। मशहूर भौतिक विज्ञानी जॉन आर्चिबाल्ड व्हीलर ने इस अजीब सी अवधारणा को एक बहुत ही दिलचस्प लाइन में समझाया था। ब्लैक होल में कोई बाल नहीं होते, यानी अ ब्लैक होल हैज़ नो हेयर। कहने का मतलब यह है कि तारे के ढहने के दौरान जो भी भौतिक विषमताएं होती हैं वो या तो पूरी तरह गायब हो जाती हैं या फिर गुरुत्वाकर्षण तरंगों के रूप में अंतरिक्ष में विकिरित होकर दूर चली जाती हैं। आखिर में जो बचता है वो बस एक बेहद सरल और एकदम सुचारू ज्यामितीय आकार है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, जो है ब्लैक होल के 3 पैरामीटर। ये हिस्सा जनरल रिलेटिविटी के एकदम केंद्र को खोलकर हमारे सामने रख देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस ढहते हुए तारे से आखिर में सिर्फ 3 चीजें बचती हैं: द्रव्यमान यानी मास, स्पिन यानी कोणीय संवेग और विद्युत आवेश यानी चार्ज। और ये तीनों गुण सीधे तौर पर गणितीय समाधानों से जुड़े हैं। जैसे मास से श्वार्ट्ज़शील्ड मीट्रिक बनता है। अगर ब्लैक होल घूम रहा है तो हम कर्व मीट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, जो अपने साथ स्पेस टाइम को भी खींचता है, जिसे एर्गोस्फीयर कहा जाता है। और अगर ये तीनों मौजूद हों तो हमें सबसे जटिल केर-न्यूमन मीट्रिक मिलता है। खैर, गणितीय रूप से देखा जाए तो चार्ज बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन खगोलीय अवलोकन हमें एक अलग ही कहानी बताते हैं। असल ब्रह्मांड में किसी भी ब्लैक होल का इलेक्ट्रिक चार्ज लगभग 0 के बराबर ही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर किसी ब्लैक होल में जरा सा भी चार्ज आ जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तुरंत विपरीत चार्ज वाले कणों को अपनी ओर खींच लेगा और समान चार्ज वालों को दूर फेंक देगा। ये प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि ब्लैक होल पलक झपकते ही न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन जब बात स्पिन यानी घूमने की गति की आती है तो वास्तविकता सच में होश उड़ा देने वाली होती है। प्रति सेकंड 1000 परिक्रमा, जी हां, 1000 बार प्रति सेकंड। ये GRS 1915+105 नाम के एक तारकीय ब्लैक होल का अनुमानित स्पिन है। ये सोचना भी दिमाग चकरा देता है कि सूर्य से कई गुना ज्यादा भारी कोई वस्तु इतनी भयंकर गति से घूम सकती है। ये स्पेस टाइम को किसी भंवर की तरह अपने साथ साथ घुमाता है, जिसे भौतिकी में फ्रेम ड्रैगिंग कहा जाता है। चलिए, अब हम खामोश गणित से बाहर निकलकर असल ब्रह्मांड की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा भाग है अक्रीशन के माध्यम से विकास। थ्योरी की माने तो इवेंट होराइजन के पार एक ब्लैक होल पूरी तरह से अदृश्य और फीचरलेस होता है, लेकिन असल जिंदगी में वास्तविकता बिल्कुल उलट है। वे ब्रह्मांड के कुछ सबसे चमकीले और सबसे हिंसक वातावरण का निर्माण करते हैं। जब आसपास की गैस और पदार्थ ब्लैक होल के भयानक गुरुत्वाकर्षण कुएं में गिरते हैं तो वे चमकदार एक्रीशन डिस्क और विनाशकारी रिलेटिविस्टिक जेट बनाते हैं। कितनी अजीब बात है ना? जो चीज रोशनी तक को भागने नहीं देती वही अपने आसपास पूरे ब्रह्मांड के सबसे चमकदार प्रकाश स्रोतों को जन्म देती है। इस एक्रीशन की पूरी भौतिकी को समझना बहुत जरूरी है। होता यह है कि गैस के बादल बहुत तेज गति से ब्लैक होल की परिक्रमा करते हैं। जब ये गैस के कण आपस में टकराते हैं तो भारी घर्षण पैदा होता है। ये घर्षण उस प्लाज्मा को लाखों डिग्री तक गर्म कर देता है, जिससे बेहद तेज एक्सरे किरणें निकलती हैं। और फिर आखिरकार पदार्थ उस अंतिम सीमा तक पहुंच जाता है जिसे इनर मोस्ट स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट या आइस को कहा जाता है। एक बार इस सीमा को पार करने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता और वो पदार्थ सीधे ब्लैक होल में समा जाता है। और क्या हम जानते हैं कि ये प्रक्रिया कितनी ज्यादा कुशल है? सच कहूं तो ये ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली ऊर्जा रूपांतरण है।
जब पदार्थ ICSO की सीमा को पार करता है तो ब्लैक होल के स्पिन के आधार पर उसके द्रव्यमान का 42% तक हिस्सा सीधे शुद्ध ऊर्जा में बदल सकता है। 42%। तुलना के लिए बता दूं, जो न्यूक्लियर फ्यूजन हमारे सूर्य को ऊर्जा देता है, वो द्रव्यमान के सिर्फ 1% के एक बहुत छोटे से हिस्से को ही ऊर्जा में बदल पाता है। ये सच में एक अविश्वसनीय ऊर्जा का स्रोत है। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे बड़े स्केल वाले हिस्से पर आते हैं। भाग 4, ब्रह्मांडीय टकराव। जब दो ब्लैक होल आपस में टकराते हैं तो यह सिर्फ दो चीजों का मिलना नहीं होता, यह स्पेस टाइम का एक बहुत ही हिंसक कंपन होता है। इस भयंकर टकराव से अपार ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण तरंगों के रूप में अंतरिक्ष में फैलती है। शायद याद हो, 2015 में लाइगो वेधशाला ने पहली बार इन्हीं तरंगों को पकड़ा था। यह विलय की प्रक्रिया ही है जो मध्यवर्ती द्रव्यमान वाले ब्लैक होल बनाती है और हमारी आकाशगंगाओं के केंद्र में बैठे विशालकाय सुपरमैसिव ब्लैक होल के विकास को आगे बढ़ाती है। और सबसे दिलचस्प बात, टकराने के क्षण से ठीक पहले स्पेस टाइम के अत्यधिक मुड़ने के कारण उनकी परछाइयां एक बेहद अजीब और मुड़े हुए आकार में बदल जाती हैं। लेकिन इस विलय के सिद्धांत में एक बहुत ही आकर्षक उलझन है, जिसे द फाइनल पार्सेक प्रॉब्लम कहते हैं। जब दो विशाल सुपरमैसिव ब्लैक होल एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो अपने गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके आसपास के तारों को किसी गुलेल की तरह दूर फेंक देते हैं। नतीजा ये होता है कि उनके आसपास ऐसा कोई तारा बचता ही नहीं जिसके साथ वो इंटरैक्ट कर सकें, और फिर वे लगभग 1 पार्सेक यानी करीब 3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर फंस जाते हैं और बस एक दूसरे की परिक्रमा करते रहते हैं। वे इसके आगे अंदर की ओर कैसे गिरते हैं, ये आज भी एस्ट्रोफिजिक्स के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हम वापस उसी सैद्धांतिक सवाल पर लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, द इंफॉर्मेशन लॉस पैराडॉक्स। अगर नो है थ्योरम सही है और ब्लैक होल में गिरने वाली सारी जानकारी मिट जाती है, लेकिन साथ ही क्वांटम भौतिकी के अनुसार हॉकिंग रेडिएशन के चलते ब्लैक होल धीरे धीरे वाष्पित होकर खत्म भी हो जाते हैं, तो उस तारे की मूल जानकारी का क्या होता है? क्या वो जानकारी इस ब्रह्मांड से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाती है? क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी के बीच का ये भयंकर टकराव आज भी हमारी समझ को चुनौती देता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस विशाल ब्रह्मांड के बारे में अभी हमें और कितना कुछ जानना बाकी है। इस उन्नत भौतिकी विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।